So friends, we are looking at today's solution of homework section of our inventory chapter. Homework section of inventory chapter. आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन 2 देखेंगे. Look at question 2 in your homework section. Question 2. From the following information ascertain value of stock on 31,397. स्टॉक का वैल्यू पता करना है. आपको स्टॉक ऑन 1496 दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिए हैं एंड सेल्स दिया है. तो क्लोजिंग स्टॉक अगर पता करना है, वी मे प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक अकाउंट बना के स्टॉक का वैल्यू निकाल सकते हैं ना. एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31,396, मतलब लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक जब हम वैल्यू कर रहे थे, अ सम ऑफ 6,000 वाज रिटन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम which was originally purchased for 20,000 and was sold for 16,000. But for the above transaction, gross profit earned during the year was 25% on cost. तो हम लोग फ्रेंड्स एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31,397. हमको स्टॉक का वैल्यू पता करना है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31,397. इन दिस ट्रेडिंग अकाउंट देखिए इंफॉर्मेशन दिया क्या क्या है. ओपनिंग स्टॉक आपको 70,000 दिया है. ओपनिंग स्टॉक 70,000 गिवन है. परचेज आपको दिया हुआ है. परचेज सर 3,46,000 गिवन है. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपको दिया है 70,000. सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड 5,22,000 सेल्स दिया है. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इन्वेंट्री आपको कैलकुलेट करना है. दैट इज टू बी कैलकुलेटेड. हाउ मच विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक, वही आपका आंसर है, वही आपको कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो पहले पता होना चाहिए ना. हाउ मच इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपके पास पहले होना चाहिए. तो बैलेंसिंग फिगर आपका स्टॉक है, आप बोल सकते हैं. तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स आपको दिया है फ्रेंड्स, सेल्स 5,22,000 दिया है. और लास्ट लाइन अगर पढ़ें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी आपको दिया है. ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 25% ऑन कॉस्ट. क्या सारी सेल्स में प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है? यस सर, एक्सेप्ट फॉर दो सेल्स विच वर एबनॉर्मली वैल्यूड. थोड़ा सेल्स ऐसा था ना, थोड़ा स्टॉक ऐसा था ना जो लास्ट ईयर 20,000 का था, हमने 6,000 राइट ऑफ करके रिकॉर्ड किया था और उसे बेचा भी 16,000 में. मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक का जो सेल है, हम बोल सकते हैं उसमें प्रॉफिट 25% नहीं है, बाकी की सेल्स में प्रॉफिट 25% है. तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी सेल्स को बाइफरकेट कर लेते हैं. नॉर्मल सेल्स एंड एबनॉर्मल सेल्स. जो एबनॉर्मल प्राइस पे बेचा है, हम अपनी सेल्स को बाइफरकेट कर रहे हैं एज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. वो एबनॉर्मली वैल्यूड स्टॉक कितने में बेचा है? 16,000 में सर. एबनॉर्मली वैल्यूड गुड्स कितने में बेचा है? 16,000 में. तो वो एबनॉर्मल सेल्स 16,000 हो गया. 522 माइनस 16, 5,06,000 इज आर नॉर्मल सेल्स. 5,06,000 इज आर नॉर्मल सेल्स. तो प्रॉफिट इन नॉर्मल सेल्स कितना हो जाएगा?
प्रॉफिट इन नॉर्मल सेल्स कितना हो जाएगा सर? 5,06,000 इंटू 1/5. Why 1/5? Sir, profit was 25% on cost. 25% मतलब 1/4 on cost. 25 by 100, 1/4 on cost. 1/5 on sale होगा ना? If it is 1/4 on cost, it will be 1/5 on sales. तो 5,06,000 का 1/5. How much is your profit? It is 1,01,200. ये जो एबनॉर्मल सेल्स है इसमें प्रॉफिट कितना है? तो अब ध्यान से देखना, एबनॉर्मल सेल्स सेलिंग प्राइस 16,000 है और वो 16,000 सेलिंग प्राइस के गुड्स का कॉस्ट कितना था? सर कॉस्ट 20,000 था। नहीं, परचेज 20,000 में किया था, उसमें से 6,000 लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिया था ना आपने। मतलब वो स्टॉक आपकी बुक्स में क्या अभी 20,000 पे है? वो स्टॉक आपकी बुक्स में क्या अभी 20,000 पे है? नहीं, हमने 6,000 माइनस करके रिकॉर्ड किया था। मतलब वो स्टॉक को बुक्स में हमने शो किया था एट 14,000। तो वो एबनॉर्मली वैल्यूड स्टॉक जो 14,000 पे वैल्यू किया था, बेचा 16,000 में, कैन वी से वो स्टॉक में हमारा प्रॉफिट कितना है? 2,000. So total gross profit will be 1,03,200. 1,03,200, and now balancing figure will be your closing stock. Closing stock is 67,200. Correct? Yes, sir. We are now looking at solution to question 1. X was closing his books on 31st March 96, failed to take actual stock which he did on 9th April. 31st March की जगह कब stock taking हुआ? 9th April. When it was ascertained by him to be worth rupees 25,000. It was found that sales are entered in sales book in the same day of dispatch and return inward in return book as and when goods are received back. Purchases are entered in purchase day book when invoices are received. जब बिल मिलता है, नॉट डिलीवरी, जब बिल मिलता है तब उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं. It was found that sales between 31st March and 9th April, sales during 9 days आपको दिया है, purchase between 31st March and 9th April आपको दिया है, but out of these, goods amounting to 50 were not received up to stock was taken. Goods invoiced during the month of March 96, goods received only on 4th April 96. Find क्या करना है? आप लोग यहाँ लास्ट में एक लाइन ऐड कर देंगे. You are required to calculate physical stock on 31st March 96. क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? फिजिकल स्टॉक कितना था 31st मार्च को, वो फाइंड करना है हमको. फिजिकली गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा था हमको, वो फाइंड करना है. वी आर गिवन फिजिकल स्टॉक on 9th April 96. फिजिकल स्टॉक on 9th April 96 हमको दिया है. 9th April का स्टॉक 25,000 दिया है. 9th April का स्टॉक 25,000 दिया है. इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था, वी नीड टू ऑलवेज मूव टुवर्ड स्टॉक ऑफ 31st मार्च. 31st मार्च से 9th April हमको कैलकुलेट करना है फिजिकल स्टॉक. हमको कैलकुलेट करना है फिजिकल स्टॉक ऑन 31st मार्च 96. दिया है फिजिकल स्टॉक on 9th April 96. Now during this period sales कितना हुआ वो हमको दिया है. सेल्स 1720 दिया है. सेल्स अगर 1720 का हुआ है, मतलब ये स्टॉक
हमारे बुक्स में से निकल गया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ये हमारे बिजनेस में से चला गया है, तो क्या ये 9 अप्रैल के स्टॉक में है? ये गुड्स 9 अप्रैल के स्टॉक में है? नहीं। 31 मार्च के स्टॉक में होना चाहिए, 9 अप्रैल के स्टॉक में नहीं है, लेकिन 31 मार्च के स्टॉक में होना चाहिए। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ना। सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी एडेड बैक। सेल्स ड्यूरिंग पीरियड। बट सर 1720 तो सेलिंग प्राइस है, 1720 तो ये गुड्स का सेलिंग प्राइस है, तो इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है? रेट ऑफ प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। प्रॉफिट इंक्लूडेड इन सेल्स इज, यहां पे लिखा है, इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31 मार्च एंड 9 अप्रैल इज 1720, वहां ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट, 33 1/3% ऑन कॉस्ट। If it is 33 1/3% on cost, it should be 1/4 on sales. 33 1/3 मतलब 1/3 on cost. 33 1/3 मतलब 1/3 on cost. So it is 1/4 on sales. 25% on sales. So 1720 minus 25%, 1290 will be added. सेम वे उन्होंने दिया है, परचेजेस बिटवीन 31 मार्च 90 एंड 9 अप्रैल 96 वर एज पर परचेज बुक वर 120, बट आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू 50 वर नॉट रिसीव्ड अप टू 9th of April. फिजिकल स्टॉक 31 मार्च का हमें दिया हुआ है, वी आर हैविंग फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च. Sorry, we are to calculate physical stock on 31st March. Physical stock on 9th April दिया हुआ है, परचेज ड्यूरिंग दिस पीरियड किया है, परचेज 120 का किया है, लेकिन 120 का पूरा गुड्स फिजिकली मिल गया क्या? 120 का गुड्स हमने परचेज किया है, बट आउट ऑफ दैट परचेज ऑफ 120 दे आर सेइंग 50 का गुड्स फिजिकली मिला ही नहीं है। मतलब फिजिकल स्टॉक जो 9th अप्रैल का दिया है उसमें तो 70 का गुड्स ही इंक्लूडेड है। फिजिकल स्टॉक जो 9th अप्रैल का दिया है उसमें तो 70 का गुड्स ही इंक्लूडेड है, और ये 70 का गुड्स ड्यूरिंग दीज 9 डेज हमने परचेज किया है। ये 31 मार्च के स्टॉक में होना चाहिए क्या? नहीं। ये 70 का गुड्स ये 9 दिन में हमने खरीदा है, ये 31 मार्च के स्टॉक में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ 31 मार्च। क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे सर। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, लास्ट, गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग मंथ ऑफ मार्च 96, गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल। मार्च में इनवॉइस मिल गया था, मतलब ओनरशिप मार्च में मिल गया था। तो अगर हमें बुक वैल्यू स्टॉक का पूछा जाए, सुनना ध्यान से, बुक वैल्यू स्टॉक का पूछा जाए तो ये गुड्स ओनरशिप हमारी है, मार्च में ही ओनरशिप मिल गई थी, 31 मार्च की बुक वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए। यस सर। लेकिन ये गुड्स फिजिकली 31 मार्च तक आ गया था क्या? नहीं। फिजिकली ये 4th अप्रैल को मिला है, फिजिकली 4th अप्रैल को मिला है, मतलब ये 9th अप्रैल के स्टॉक में इंक्लूडेड है, 31 मार्च के फिजिकल स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है। फिजिकली 31 मार्च को हमारे पास नहीं था, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। आई एम अगेन सेइंग, बुक वैल्यू स्टॉक का पूछा गया होता तो भले ये स्टॉक फिजिकली नहीं मिला है, ओनरशिप 31 मार्च से पहले मिल गया था, तो ये 100 रुपीज हम माइनस नहीं करते। हमको पूछा क्या है उस पर ध्यान दो, फिजिकली गोडाउन में कितना स्टॉक 31 मार्च को पड़ा था, तो ये 100 रुपीज का स्टॉक फिजिकली 31 मार्च को गोडाउन में नहीं पड़ा था, तो ये हमारे स्टॉक में फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। गुड्स नॉट रिसीव्ड up to 31st March.
तो 25,000 प्लस 1290 माइनस 70 माइनस 100 26120 will be our physical stock on 31st March 96. Please pause and copy. Friends, question 3 then. Question 3 of classwork, of homework, sorry. Question 3 of homework section. A trader prepares his accounts on 31st March each year. Due to some avoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th of April, on which date total cost of goods in his godown came to 50,000. So stock on 15th April आपको दिया है 50,000 and we are supposed to calculate what? We are supposed to calculate stock on 31st March. Last दिया you are required to ascertain value of inventory on 31st March. अब खाली value of inventory बोला जाए, कुछ specify ना किया जाए, तो हम हमेशा मानते हैं we are supposed to calculate book value of inventory. मतलब वो इन्वेंट्री जो हमारी ओनरशिप की है, नॉट दैट जो फिजिकली पड़ी है, वो ओनरशिप जो हमारे ओनरशिप की है. सेल्स दिया है इंक्लूडिंग कैश सेल्स ड्यूरिंग 15 डेज ऑफ अप्रैल. परचेज फ्रॉम 1st April to 31st to 15th April दिया है 5034. ऑन 15th March goods of sale value 10,000 were sent on sale or return basis. 40% of the goods were approved, were returned on 10th of April, approving the rest. The customer was billed on 16th of April. Trader has also received goods costing 6,000 in March for sale on consignment basis. 20% of the goods had been sold by 31st of March and another 50% by 15th of April. These sales has not been included in above sales. Sales returns भी दिया है 1000. So we are given, friends, physical stock on 15th of April. Physical stock on 15th of April 50,000 दिया है. Sales during 15 days, 1st April से 15 days, sales जो गुड्स बेच दिया है, क्या वो इसमें इंक्लूडेड है? नहीं सर. 31st मार्च के स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए. यस सर, ऐड करेंगे. सेल्स, वी वुड से नेट सेल्स हम लोग ऐड करेंगे. एट कॉस्ट ऐड करेंगे. तो सी, सेल्स 41,000 दिया है और लास्ट पॉइंट में सेल्स रिटर्न 1,000 दिया है, तो नेट सेल्स 40,000 का हो गया. And these sales are inclusive of profit. Goods are sold by trader at a profit of 20% on sales. तो इसमें से माइनस कर देना है प्रॉफिट ऑफ 20%. तो 40,000 minus 20%, 32,000 will be added back. सेकेंड पॉइंट दिया है परचेज. फर्स्ट 15 डेज में परचेज हमने किया है. 1st April से 15th April, पहले 15 दिन में परचेज किया है, गुड्स खरीदा है, तो वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है. क्या वो गुड्स 31st मार्च को था हमारे पास? 15th April के स्टॉक में है, हमने खरीद लिया था. 31st मार्च तक नहीं खरीदा था.
वो 31 मार्च के स्टॉक में नहीं होना चाहिए। परचेज हम लोग माइनस कर देंगे, purchase of 5034 will be deducted. Next, 15th मार्च को हमने 10,000 वैल्यू का गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था। 15th मार्च को 10,000 का गुड्स अप्रूवल बेसिस पे दिया था। उसमें से 10th अप्रैल को 40% गुड्स 4,000 जितना गुड्स वापस आ गया। रिमेनिंग गुड्स उसका उसने अप्रूवल दे दिया, जिसका बिल हमने कब बनाया? 16 अप्रैल। सोचो थोड़ा, हम स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं 31 मार्च का। वी आर कैलकुलेटिंग स्टॉक ऑफ विच डेट? 31 मार्च। 31 मार्च तक क्या गुड्स रिटर्न कर दिया था? नहीं सर। क्या गुड्स अप्रूव कर दिया था? नहीं सर। 31 मार्च तक तो इंटीमेशन मिलना बाकी था। 31 मार्च तक अगर इंटीमेशन मिलना बाकी है तो वी वुड से 31 मार्च को वो गुड्स हमारी ओनरशिप का है, हमारे स्टॉक में होना चाहिए। ये पूरा 10,000 का गुड्स 31 मार्च तक नहीं बिका था, क्योंकि ना अप्रूवल मिला था ना रिटर्न हुआ था। ये पूरे 10,000 के गुड्स का अप्रूवल मिलना बाकी था। मतलब ये पूरा 10,000 का गुड्स हमारी ओनरशिप का है, हमारे स्टॉक में होना चाहिए। बट सर 40% गुड्स 10th अप्रैल को रिटर्न हो गया है। 10th अप्रैल को इस डेट से पहले रिटर्न हो गया है। अगर 40% गुड्स 10th अप्रैल तक रिटर्न हो गया है, मतलब 50,000 के फिजिकल स्टॉक में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इस डेट से पहले ऑलरेडी आ गया था हमारे पास, तो वो 40% गुड्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी देयर इन दिस स्टॉक। बाकी का 60% गुड्स उसका अप्रूवल उसने दे दिया था। वो 60% गुड्स हमारे पास फिजिकली नहीं था, मतलब वो 60% गुड्स इस स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है। वो 60% गुड्स हमें ऐड करना है, तो हम लोग ऐड कर देंगे स्टॉक विद कस्टमर्स। स्टॉक विद कस्टमर्स 10,000, उसमें से 40% तो ऑलरेडी वापस आ चुका है, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया है। 60% वो वापस नहीं आया था, मतलब वो इस 50,000 के स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसे हमें इंक्लूड करना है। बट सर ये तो सेलिंग प्राइस है, इसमें से प्रॉफिट भी माइनस करना है ना हमको। प्रॉफिट कितना था? 20%। तो 10,000 का 60% 6,000, 6,000 माइनस 20%, 4,800 विल बी एडेड टू आवर स्टॉक। समझ में आ रहा है? Fourth point, trader had also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis. समझो स्टेटमेंट ध्यान से। ट्रेडर को कंसाइनमेंट बेसिस पे गुड्स बेचने के लिए मार्च में मिला है गुड्स, मतलब यहां पे हम कंसाइनी हैं, यहां पे हम एजेंट हैं, हमें ओनर का कंसाइनर का गुड्स मिल रहा है बेचने के लिए। अगर हमें ओनर का कंसाइनर का गुड्स प्रिंसिपल का गुड्स बेचने के लिए मिल रहा है, क्या ये हमारा गुड्स है? हम तो एजेंट हैं। ये 8,000 का गुड्स हमारा गुड्स नहीं है, ये तो प्रिंसिपल का ओनर का गुड्स है। ये हमारे स्टॉक में नहीं आना चाहिए। ये 8,000 का कोई भी पोर्शन हमारे स्टॉक में नहीं आना चाहिए। तो अब क्या दिया है आगे? 20% गुड्स 31 मार्च से पहले बेच दिया था, मतलब 20% गुड्स ऑलरेडी हमारे पास से चला गया। 50% गुड्स 15th अप्रैल तक हमने बेच दिया था, तो 20% 31 मार्च तक चला गया, 50% 15th अप्रैल के पहले चला गया। कहना इसे 70% गुड्स 8,000 में से 70% गुड्स ऑलरेडी चला गया है हमारे पास से, ऑलरेडी चला गया है, तो वो इसमें इंक्लूडेड है ही नहीं। ये 8,000 का 30% गुड्स अभी भी हमारे पास पड़ा है। 20% बिक गया, 50% बाद में बिक गया, 70% तो बिक चुका है ना। 30% गुड्स जो नहीं बिका है वो अभी भी हमारे पास पड़ा है। वो अगर अभी भी हमारे पास पड़ा है तो वो इस 50,000 के स्टॉक में इंक्लूडेड है। क्या वो हमारा स्टॉक है? नहीं, हमको निकाल देना है, माइनस कर देना है। गुड्स
received from consignor $8,000 का 30%, 2400 हमारे स्टॉक में इंक्लूड हो गया है, तो 2400 हमको अपने स्टॉक में से निकाल देना है. वी वुड से वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री on 31st March 2002 is how much? It is 50,000 plus 32,000 minus 5034 plus 4800 minus 2400. 79366. करेक्ट. क्वेश्चन 4 देखेंगे फ्रेंड्स. क्वेश्चन 4 क्या इंफॉर्मेशन दिया है? Messrs P and Company, whose financial year ends on 31st March 19, their actual physical stock on 31st March was 6,25,000. NRV is 6,40,000. From the following information regarding stock is available. Goods costing 40,000 were damaged, and it is expected that 5,000 could be realized. Goods costing 25,000 were sold on sale or return basis, for which no confirmation is received. Invoice was 30,000. Goods sent to agent. Now here we are principal, we are sending goods to agent on consignment to Mr. B at an invoice value which is 120% of cost, rupees 1,50,000. On 31st March, he informed that half of the material remains unsold. So you are required to ascertain value of stock. Which value? See, physical value is already given. Which value of stock? Book value of stock on 31st March 19. Book value of stock is already given. Sorry, physical value of stock is already given. Physical stock on 31st of March 6,25,000 दिया है और इस फिजिकल स्टॉक का एनआरवी दिया है. हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ओनरशिप स्टॉक. हमारे ओनरशिप का जो स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है. तो पहला पॉइंट दिया है गुड्स कॉस्टिंग 40,000, वो डैमेज्ड कंडीशन में है और हमें लगता है उसको बेच के 5,000 मिल सकता है. 40,000 उसका कॉस्ट था, बिकॉज डैमेज कंडीशन में है उसको बेच के कितना मिल सकता है 5,000. तो कहना इसे वो पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यू 35,000 रिड्यूस हो गया. मतलब हमारा स्टॉक भी रिड्यूस हो जाएगा बाय 35,000. रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डैमेज्ड स्टॉक. Reduction in value of damaged stock 35,000. 40,000 minus 5,000. Reduction in value of damaged stock is 35,000. Second दिया है goods costing 25,000 were sold on sale or return basis, for which no confirmation was received. Sale और return basis पे goods sale किया था, कंफर्मेशन नहीं मिला है, मतलब वो गुड्स हमारी ओनरशिप का है, वो भी हमारे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए. ऐड कर देंगे गुड्स विथ कस्टमर्स. कंफर्मेशन नहीं मिला है तो वो गुड्स अभी तक बिका ही नहीं है, वो हमारी ओनरशिप का गुड्स है लेकिन कस्टमर के पास पड़ा है, इसीलिए फिजिकल स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है. लास्टली हमने गुड्स एजेंट को सेंड किया था, कंसाइनमेंट पे भेजा था. वो गुड्स जो एजेंट को भेजा था वो तो एजेंट के पास ही पड़ा है, उसमें से हाफ गुड्स एजेंट बोल रहा है बिक गया है, तो बाकी का हाफ गुड्स जो नहीं बिका है पड़ा अभी भी एजेंट के पास ही है. वो बाकी का हाफ गुड्स जो नहीं बिका है वो हमारे फिजिकल स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ओनरशिप हमारी है तो हमारे स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा. ऐड कर देंगे गुड्स या स्टॉक लाइंग विथ एजेंट, स्टॉक विथ कंसाइनी बोलते हैं. स्टॉक लाइंग विथ एजेंट और कंसाइनी विल बी एडेड.
1,50,000 का हाफ, 75,000 का स्टॉक हमारे पास पड़ा है, तो 75,000 में से माइनस करेंगे ना प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट? बोल रहे हैं सर 120% ऑफ कॉस्ट है, मतलब इट इज कॉस्ट प्लस 20%, ऐसा बोल सकते हैं। कॉस्ट 100 है प्लस 20%, यानी कॉस्ट प्लस 1/5 है, कॉस्ट प्लस 1/5 है, तो सेलिंग प्राइस पे कितना होगा? इट विल बी 1/5 ऑन कॉस्ट और 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस। तो 75,000 का 1/6, 12,500 विल बी डिडक्टेड। 62,500 हम लोग ऐड कर देंगे। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, book value of inventory on 31st of March कितना मिल गया? 6,25,000 minus 35,000 plus 25,000 plus 62,500, it is 677,500। अभी कुछ लोगों को डाउट होगा सर एनआरवी तो 640 है, बट एनआरवी फिजिकल स्टॉक का दिया है, वो स्टॉक जो हमारी ओनरशिप का है उसका एनआरवी नहीं दिया है। इट्स एनआरवी माइट बी मोर, दे हैव नॉट क्लैरिफाइड। तो बुक्स में हम कितना स्टॉक दिखाएंगे? 677,500। Friends, we are now looking at solution of पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर। इन्वेंट्री चैप्टर के पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। एक ही क्वेश्चन हमारी बुक में दिया है, राज लिमिटेड प्रिपेयर्ड देयर अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। एक्चुअल स्टॉक हमने लिया 10th अप्रैल को, सो बैलेंस शीट डेट इज 31 मार्च, बट एक्चुअल स्टॉक टेकिंग वाज डन ऑन 10th of April, तो वी विल हैव टू मूव टुवर्ड्स 31 मार्च। मतलब 1st से 10th के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है वो एलिमिनेट करने पड़ेंगे टू गेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st of March, when it was ascertained at 1,25,000। सेल्स दिया हुआ है, परचेज आर एंटर्ड इन परचेज बुक। सेल्स हम लोग सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं द डे गुड्स आर डिस्पैच्ड, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक ऑन द डे गुड्स आर रिसीव्ड बैक। परचेज इज एंटर्ड इन परचेज बुक व्हेन इनवॉइस इज रिसीव्ड, बिल मिल गया है परचेज का। सेल्स आपको दिया है बिटवीन 1st अप्रैल एंड 9th अप्रैल। फ्री सैंपल्स फॉर प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 1st एंड 9th अप्रैल के बीच में। परचेज ड्यूरिंग 1st एंड 9th अप्रैल दिया है, उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न भी आ गए। Invoices of goods amounting to 20,000 were entered on 20th March, but goods were not included in stock. So ascertain value, मतलब which value friends? Ascertain value of stock on 31st March बोला है, तो we are supposed to calculate book value of stock on 31st March. कुछ नहीं बोला है तो we always calculate what? Book value on 31st March. Physical stock 10th April को दिया है 1,25,000. Physical stock on 10th April is 1,25,000. Third point, sales between 1st April and 9th April amounted to 20,000. 1st और 9th April के बीच में हमने गुड्स बेच दिया है। गुड्स बेच दिया है तो वो गुड्स बिजनेस में से चला गया है, मतलब वो गुड्स इस स्टॉक में इंक्लूडेड है क्या? नहीं सर, 31 मार्च को नहीं बेचा था, 31 मार्च को हमारे पास ही पड़ा था, तो 31 मार्च के स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। सेल्स एट कॉस्ट विल बी एडेड। सेल्स 20,000 दिया है, दैट इज एट सेलिंग प्राइस, माइनस कर देंगे प्रॉफिट विच इज 20% ऑन सेल्स गिवन है, तो 16,000 विल बी एडेड। फोर्थ पॉइंट में दिया है हमने 1st और 10th अप्रैल के बीच में 1st से 9th अप्रैल तक कुछ गुड्स है सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब वो गुड्स चले गए बिजनेस में से। वो गुड्स अगर बिजनेस में से चले गए तो 10th अप्रैल के स्टॉक में वो इंक्लूडेड
नहीं है, चले गए हमारे पास से। 10 अप्रैल के स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 31 मार्च को नहीं गए थे, 31 मार्च को हमारे पास ही पड़े थे, 31 मार्च के स्टॉक में इंक्लूड होने चाहिए। अभी जो स्टॉक दिया है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, 31 मार्च को इंक्लूड होने चाहिए। क्या करेंगे, ऐड करेंगे वापस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, परचेज 1 एंड 9 अप्रैल के बीच में 10,000 का गुड्स परचेज किया है, लेकिन फिर 2,000 उसमें से रिटर्न भी कर दिया है। कैन वी से 8,000 का नेट गुड्स परचेज किया है। 1 और 9 अप्रैल के बीच में 8,000 का गुड्स परचेज किया है, गुड्स आया हमारे पास। गुड्स आया तो 10 अप्रैल को वो हमारे गोडाउन में पड़ा था। 10 अप्रैल का जो स्टॉक लिया है हमने, वो 8,000 का गुड्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन सर 31 मार्च तक वो गुड्स नहीं मिला था हमको, 31 मार्च तक हमने वो गुड्स नहीं खरीदा था। 10 अप्रैल के स्टॉक में इंक्लूडेड है, 31 मार्च के स्टॉक में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, lastly friends, invoice for goods purchased amounting to 20,000 were entered on 20th of March, but goods were not included in our stock. इनवॉइस 20th मार्च को मिल गया था, मतलब वो गुड्स का ओनरशिप 20th मार्च को मिल गया था। फिजिकली अभी तक नहीं आया होगा, इसीलिए वो अभी तक हमारे स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुआ। हमको क्या कैलकुलेट करना है, फिजिकल स्टॉक की बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। सर बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो हमारी ओनरशिप का है, वो स्टॉक जो हमारी ओनरशिप का है, अगर वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये परचेज भी हमारी ओनरशिप का है। हमें ओनरशिप 20th मार्च को मिल गया था, तो ये परचेज भी 31 मार्च के स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है तो ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। ऐड करेंगे परचेजेस नॉट included, so value of inventory on 31st March हमको मिल जाएगा। Value of inventory on 31st March will be 1,57,000. Correct. Pause and copy.